आत्मनिर्भर उत्तराखंड बोधिसत्व कार्यक्रम की इस विचार श्रृंखला में अभी हम सब जिनको सुन रहे थे और लगातार जिनका काम तो पूरे देश भर का है, लेकिन वो स्वयं भी और मैं उनको उत्तराखंड का ही ज्यादा मानते हैं और वो हैं भी उत्तराखंड के। ऐसे हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव जी और हमारे इस कार्यक्रम को जब हमने शुरू किया था और आधार स्तंभ के रूप में पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल जोशी जी, राघवन साहब अभी वहां चले गए हैं, उनका कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है। मंच पर उपस्थित श्री आनंद वर्धन जी और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, नीति आयोग उत्तराखंड की सलाहकार डॉक्टर नीलम पटेल जी, CSIR के देश की सर्वोच्च केंद्रों के निदेशक गण, देश के और प्रदेश के सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्थानों के अध्यक्ष, हमारे राज्य के प्रशासनिक इकाइयों के सभी प्रमुख सचिव, प्लानिंग विभाग के अधिकारी, विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण और विभिन्न संस्थाओं के निदेशक, इसमें NVRI से भी आए हैं बारिक जी, IHMBI से संजय जी, WIT से धनंजय जी, IRS से प्रकाश जी, वाडिया से साई से, FRI से अरुण जी, PPKS से लक्ष्मी जी और बहुत सारे वैज्ञानिक गण और विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, ऐसे सभी महानुभाव जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ हमारे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि जो हमने बोधिसत्व विचार श्रृंखला, ये उसका आज तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले 2 कार्यक्रम 14 नवंबर को और 22 नवंबर को हमने यहाँ पर आयोजित किए थे, जिसमें देश के और हमारे प्रदेश के बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महानुभावों का सुझाव हमको उसमें मिले हैं। मैं आज अत्यंत अभिभूत हूँ कि अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस विद्वत समाज के मध्य में उपस्थित होकर आप सबके जो विचार हैं वो विचार हमारे राज्य के लिए मिल रहे हैं और विद्वान सर्वत्र पूज्यते पर आधारित है। आज पूरे देश से संपूर्ण उत्तराखंड में श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के विचार व मनीषियों का समागम हुआ है। इस विहंगम विमर्श समागम में मैं सभी का हृदय से स्वागत भी करता हूं और सच बताऊं तो मैं राजीव जी मंच पर हैं और मैं उनको अपना अभिभावक भी मानता हूं। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मैं जिस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, आप उसी विश्वविद्यालय के रहे और मेरे सीनियर हैं वहां के। दूसरा, उत्तराखंड में आपका निवास है और उत्तराखंड की चिंता करते हैं और आप सब लोगों को भी बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं आज मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में मैं अपने आप को अभी एक शिक्षार्थी मानता हूं और वैसे भी पहली बार मैं ना मंत्री रहा हूं, सीधे मुख्य सेवक का काम मिल गया मुझे। तो इस नाते मैं सीखने की प्रक्रिया, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सीखना चाहता हूं
और सभी लोगों के विचार जानना चाहता हूं। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा तो 25 साल का राज्य, उन्होंने एक हमारे सामने उसकी अवधारणा रखी। जब वो ऋषिकेश आए थे तो उन्होंने कहा कि 25 साल का जब उत्तराखंड होगा, अभी 21 साल का उत्तराखंड है, बहुत सारे अनुभव लिए हुए हैं, साथ में बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं, बहुत सारी चीजें साथ चल रही हैं, और जब 25 साल का होगा तो हर दृष्टि से, उन्होंने कहा, वो केंद्र की सरकार जिसका आप यहाँ पर हमको सारा मार्गदर्शन दे ही रहे हैं, आपके निर्देशन में सब काम चल ही रहे हैं, तो दोनों सरकार मिलके, यहाँ की सरकार भी और वहाँ की सरकार भी, उत्तराखंड देश के श्रेष्ठतम राज्यों में से एक राज्य हो हर दृष्टि से। तो उसके लिए हम सबको काम करना है। तो इसीलिए हमने ये बोधिसत्व की, जिसमें सबके विचार आए, सारे वैज्ञानिकों के आए, सारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के आए। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक, हमने औपचारिक रूप से इसको नहीं किया है। हम चाहते हैं कि इसमें सबकी सहभागिता हो। आप सबके बीच में, जैसा आदरणीय जोशी जी ने बहुत सारे विषयों पर लगातार आप काम कर रहे हैं, लगातार आपका जो काम है हिमालय को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, बहुत सिस्टम तरीके से चल रहा है। उसी प्रकार से चाहे रोजगार की बात हो, चाहे हमारे पलायन की बात हो, वो सब हमारा क्या है कि भौगोलिक परिस्थितियों का बड़ा अलग अलग वो है। यहाँ पर बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हमारी अलग हैं। हर साल यहाँ पर कोई न कोई ऐसा डिजास्टर आता है जिसके कारण से हम बहुत आगे जाते हैं, फिर हम पीछे आ जाते हैं। तो हम उससे कैसे उसका सामना करें, कैसे हम अधिकतम अपना प्रिकॉशन लें, कैसे उसकी तैयारी करें, उसके लिए अभी आदरणीय राजीव जी ने ही कहा, और मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं कि एक कोई ऐसा केंद्र जो आपदा प्रबंधन से हो, जलवायु से हो, वो हिमालयन राज्यों के लिए हो, हिमालय को बचाने के लिए हो या इस राज्य के लिए हो। प्राथमिकता होगी कि हमारे राज्य में है, लेकिन वो पूरे देश के काम आए, हिमालयन राज्यों के साथ पूरे देश के लिए काम आए। वैसा ही केंद्र अवश्य यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। और इस बार की जो हमारी आपदा आई थी अभी 18 और 19 अक्टूबर को, उसमें मौसम विभाग ने, जो मौसम का केंद्र होता है, उन्होंने हमको एक दिन पहले हमको सूचित किया था कि बड़ी आपदा आने वाली है। और मैं उस दिन अयोध्या में था, तो प्रातःकाल 17 तारीख को मैंने एक अपना वीडियो संदेश जारी किया, और आकर सभी हमने, हमारे चीफ सेक्रेटरी समेत सारे लोगों ने यहाँ पर हमने तुरंत समीक्षा करी। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को हमने कहा कि एक दिन के लिए यात्रा रोक दीजिए, और यात्रा रोकी गई, स्कूल बंद कर दिए गए। उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी बड़ी वृष्टि हुई, और बड़ी वृष्टि होने के बावजूद भी 1 लाख से भी अधिक लोग उस दिन उत्तराखंड के अंदर थे, और एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। क्योंकि जितने लोग फंसे हुए थे, रास्ते बंद हो गए थे, उसमें हमको बहुत नुकसान भी हुआ। हमारे पुल टूट गए, हमारे मकान बह गए, बड़ी सड़कें बह गई जो अभी भी नहीं जुड़ पाई हैं। अभी भी उन पर काम चल रहा है। और चूंकि हमने केंद्र की टीम भी आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने तत्काल दूरभाष पर मुझे बताया कि किसी भी प्रकार की जो आवश्यकता है वो हर संभव सहायता के लिए हम तैयार हैं। और मैंने प्रधानमंत्री जी से उस समय अनुरोध किया कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे स्थानों पर फंस गए हैं जिनको इस सामान्य हेलीकॉप्टरों से या उससे रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने 3 सेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर तत्काल भेज दिए, जिससे कम से कम 500 लोगों का हम जीवन बचा पाए। अगले दिन गृह मंत्री जी का भी रहा कि उन्होंने भी सीधे सारे अपने प्रोग्राम छोड़ के उन्होंने यहाँ पर दौरे किए। इसके कारण से पूरे राज्य में सारी जगह का सर्वेक्षण हुआ,
एक टीम भी आई है भारत सरकार की, उस टीम ने भी अपना आकलन किया है और वो क्षति वगैरह हुई है उसमें भी मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्दी से हमारे पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं तो वो काम भी हमारे चल जाएं। और बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग ऑलरेडी सरकार काम कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे से नीचे जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, यानी कि बिल्कुल जो दूर हैं अभी, उनके लिए हम कैसे योजना बना सकते हैं। मैं अभी पिछले दिनों अपने गांव गया था, तो गांव गया, इतना सुंदर पहाड़, पूरा मैं धूप में थोड़ी देर बैठा बाहर अपनी माँ के साथ, गांव के लोगों के साथ, तो मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था कि इतना सुंदर है, इतनी सारी प्राकृतिक हमारे पास संपदाएं हैं, नदी, नदियां, वन, पर्वत, सबसे हम आच्छादित हैं। अब लेकिन मैं यही सोच रहा था, आपसे बताऊं कि अब यहां पर जो लड़का पढ़ेगा लिखेगा, अब वो यहां रुकेगा कैसे? ये प्रश्न मेरे मन में आया कि वो कैसे रुकेगा। 12 नवंबर को, अभी इसी महीने, कलानी चीना ब्लॉक में, पिथौरागढ़ में, कि कैसे रुकेगा। और मैंने वहां कुछ गांव के लोग आए हुए थे, तो गांव के लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई यहां पर हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो उन्होंने कहा साहब आप जो है इतना सारा रॉ मटेरियल है, इसका कोई कारखाना लगवा दीजिए। मैंने कहा कारखाने सब जगह तो लग नहीं पाएंगे, कारखाने सब जगह नहीं लग सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर माल्टे होते हैं, दूसरे फल होते हैं, अखरोट होते हैं, यहाँ पर हल्दी होती है, खेतों में जो है आलू होते हैं, इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मतलब कुल मिला के मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक उदाहरण इसलिए कि ये सब, ये आदरणीय राजीव जी आए हैं, अनिल जोशी जी लगातार प्रयास करते हैं, मेरे को भी आप सब लोगों के बीच में से ध्वजवाहक का काम दे रखा है। तो ये यात्रा कोई ऐसा नहीं कि हम ही लोगों की यात्रा है, हमारे कोई वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, कोई कुलपति बैठे हैं, कोई निदेशक बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, सबका अपना अपना कालखंड है, सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन क्षेत्रों में से भी एक अलग प्रकार का काम यह है कि हम अपना क्या दे सकते हैं इसमें से निकालकर। कुछ हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, उस जीने में से भी हम और क्या निकाल सकते हैं। तो उसमें निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है और हिमालय को बचाने के लिए भी हम सबको आगे आना होगा, उसके लिए भी हमको काम करना होगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जो भी बाधाएं आई उन सबसे ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो इस क्षेत्र में हम सब लोग काम करेंगे तो ये बोधिसत्व कार्यक्रम, ये हमारा, ये हम सबका है, ये हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। क्यों सुधांशु जी? तो ये सामूहिक यात्रा है, ये किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। सुरेखा जी तो पहले से करती है, हमारे कुलपति जी करते हैं, सब लोग लगे रहते हैं। तो इस सामूहिक यात्रा को हम लोगों ने आगे पहुंचाना है। अब मैं पिछले दिनों, आनंद वर्धन जी हमारे सब करते ही हैं, सब सरकार में सब चीज देखते हैं, तो अब मैं इनसे सोच रहा था, इनसे भी कह रहा था और वैसे भी सोच रहा था। अब बार बार आता है, अब मैं मुख्यमंत्री भी हूँ, वित्त मंत्री भी हूँ, कि आज यहाँ इतना पैसा देना है, वहाँ इतना पैसा देना है। फिर हम लोग जोड़ते रहते हैं कि इसको ये घोषणा कराएंगे, इसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, साहब कहाँ से पैसा मिलेगा। तो मैंने सोचा कि जो है हम खर्च करने की बात तो करते हैं, लेकिन पैसा निकलेगा कहाँ से, यानी कि जनरेशन कहाँ से होगा। तो उस दिशा में भी हम सभी को सोचना है। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए, चूंकि समय की मर्यादा है, आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। आप सबके विचार आएंगे और मुझे अभी एक पहले से जो निर्धारित कार्यक्रम था उसमें बागेश्वर निकलना है और इस बोधिसत्व से जो अमृत निकलेगा निश्चित रूप से वो बहुत ही
हमारे राज्य के विकास के लिए एक उत्प्रेरक सिद्ध होगा और साथ ही सभी हिमालय राज्यों के लिए एक सशक्त समावेशी विकास के लिए मॉडल दस्तावेज बनाने का भी कार्य करेगा। मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे समय इस कार्यक्रम में रहूं, लेकिन चूंकि पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, ये श्रृंखला जो हमारी शुरू हुई है, आज के 4 सेशन हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे टेक्निकल सेशन हैं, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट हैं, सभी लोग उसमें भाग लें। और इसके लिए हमारे दुर्गेश पंत जी यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहेंगे। मैं इनसे कहूँगा कि सब चीज़ें नोट करें और उसको हम लोग कैसे कार्य रूप में दें, उसको आगे बढ़ाएंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।